हेलो दोस्तों, आज हम सीबीएसई के कक्षा 4 के संस्कृत की द्वितीय पाठ संयुक्त वर्णा पढ़ेंगे। संयुक्त वर्णा को हम आसान शब्दों में संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जब दो व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनते हैं तो हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण अब देखिए का, अब यहाँ देख सकते हैं आप का, उसके नीचे हलंत लगा है तो हम इसे का आधा का और आधा श भी बोल सकते हैं। ये फिर ये आधा श बना, ज आधा ज और या य, आधा द और आधा या, द आधा का और ता, गुप्त ता और आधा ता और रा, त्र। अब ये देखो, ये संयुक्त व्यंजन देखने में एक व्यंजन लगते हैं पर इनमें दो व्यंजन छुपे होते हैं। जैसे अब यहाँ आधा श, अगर ये श है तो इसमें आधा श और रा है, तो ये अगर ये बन जाए, अगर हम इसे मिला देंगे तो ये नया व्यंजन यानी श्रा बन जाएगा। अब वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। अब वर्ण स्वर एवं व्यंजन को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। मतलब अगर हम स्वर या व्यंजन को अगर उनको अलग हुए स्वर और व्यंजन को अगर हम एक साथ मिला देंगे तो हम उस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन बोलते हैं। मतलब शब्द एक नया शब्द बनाना। वर्ण संयोजन से ही शब्द निर्माण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम इन स्वर व्यंजन को जोड़ देंगे तो एक वो नया शब्द बन जाएगा। जैसे कि का, आधा का, अ आधा म, अ आधा ल और अ। अब हमने इन सब स्वर व्यंजन को मिलाया तो क्या बन गया? कमल। ऐसे ही हम बाकी शब्दों के साथ भी करते हैं। वर्ण संयोग के कुछ अन्य उदाहरण। अब आप जैसे कि ये उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि वर्ण म, अधरी आधा म, अ आधा त और छोटी ई, तो ये क्या बन गया? मती। अब आधा सा, बड़ा आ, आधा द और उ, तो क्या बन गया? ये साधु। अब म, आधा म, आ आधा त और री, मात्र। अब यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आधा सा और आ, और एक चीज और कि अगर हम आधा सा और आ को मिलाएंगे तो ये आधा सा नहीं, हम इसे पूरा सा मिलाएंगे। जैसे कि अगर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक साथ जोड़ दिया तो सा और आ को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये इसमें सा का हलंत हट जाएगा, क्योंकि जब हम अलग करते हैं तभी इसमें ये होता है। अब जैसे कि व, आधा व, अ आधा ध और बड़ा उ, ये क्या बन गया? वधु। और एक चीज और, कभी भी अगर हम वर्ण संयोग करते हैं तो उसमें कभी भी उसकी मात्रा नहीं लगती है, हमेशा उसका स्वर लगता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। अब जैसे कि त्वचा, अब त्वचा में आधा है तो हम इसमें ता व, अब हम इसमें नहीं लाएंगे क्योंकि आपको इसको बोलने में कोई आ नहीं आ रहा है। जैसे कि त्व, आपको सीधा व के बाद आ रहा है तो हम इसलिए आधा ता और पूरा ता, आधा और व और अ, त्व और जा, और उसमें आधा जा और बड़ा आ बन के त्वचा बन गया। अब जैसे कि श्रम में हम शा सीधा नहीं लिखेंगे, हम शा और रा, आधा शा और रा को अलग करेंगे जिससे वो श्रा बनेगा, यानी कि नया व्यंजन बन जाएगा। और आधा म और अ, इसको भी मिला के हम म बना देंगे जो नया शब्द श्रम बन गया। अब वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के वर्णों, स्वर या व्यंजन को अलग अलग कर के लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। मतलब जैसे कि हम पत्र का उदाहरण लेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे पत्र का अलग कर देंगे। जैसे अब हमने
वर्ण संयोग में हमने अलग अलग स्वर और व्यंजन को जोड़ दिया था, लेकिन हम इसमें हम अलग कर देंगे, मतलब ये इसका अपोजिट है। अब जैसे कि हम पत्र का उदाहरण लेंगे। पत्र, अब जैसे पत्र में देखिए आधा प, आ, आधा ता, आधा रा और आ। अब हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यह एक संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, हम इसे नहीं डालेंगे, इसलिए हम इसमें आ नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई संयुक्त व्यंजन एक्स्ट्रा नहीं है। अब वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अगर आप वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो आप इनको पहले सोच लें, फिर आप वर्ण विच्छेद करें। जैसे व्यंजन का मूल रूप हलन चिन्ह के साथ होता है, जैसे क, मतलब व्यंजन हमेशा हलंत के साथ लिखे जाते हैं। अगर आप हलंत के साथ नहीं लिखोगे तो वो गलत होगा, अगर आप हलंत के साथ लिख रहे हो तो सही है, क्योंकि व्यंजन कभी भी स्वर या फिर हलंत के साथ नहीं लिखे जाते हैं। अब सभी व्यंजन हलंत के साथ सभी व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि नर। अब नर में हमेशा एक हलंत लगी, जैसे कि आदाना, अ, आदारा और अ। इसमें कभी भी ये नहीं होगा कि हमने डायरेक्ट आदाना लिख दिया, हमने नहीं हलंत नहीं लगाया अ, क्योंकि ये स्वर नहीं है। क्योंकि स्वर में हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन में हमको होती है, तो हम इनको बिना हलंत के नहीं लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मात्राओं के मूल स्वर लिखे जाते हैं, जैसे वधु। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो हम उसका कभी भी हम उसकी मात्रा वर्ण विच्छेद करते समय नहीं लिखेंगे। जैसे कि वधु में हम हमेशा उसका स्वर लिखेंगे। अगर वो छोटा ऊ है, जैसे कि उसमें हम छोटा ऊ लिखेंगे। अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो हम बड़ा ऊ लिखेंगे, लेकिन हम कभी भी उसकी मात्रा नहीं लगाएंगे। अब संयुक्त व्यंजन में आने वाले व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे ज्ञान। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे हम कभी भी इसमें आज ये डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये व्यंजन है, तो हम इसमें का और ताई लिखेंगे। इसलिए यही सेम चीज ये यहाँ पे भी कह रहा है, मतलब जैसे कि ज्ञान होगा तो हम डायरेक्ट ज्ञान नहीं लिखेंगे, हम जा और इया लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आ क्यों, छोटा आ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि हम स्वर संयुक्त व्यंजन को अलग कर रहे हैं। आ, बड़ा आ, आधा ना और अ से ये ज्ञान बन गया। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण, जैसे उपवन। हम उपवन में देखेंगे कि छोटा ऊ, आधा पा, आ, आधा वा, अ, आधा ना और अ, ये हमारा क्या बन गया? उपवन बन गया। अब देखिए लता। अब आधा ला, अ, आधा ता और अ, बड़ा आ, अब ये लता बन गया। अब विद्या। अब वा, आधा वा, छोटी ई, आधा दा, आधा या। अब यहाँ पे भी एक ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे ना कोई आ लगाएंगे, क्योंकि यह है एक संयुक्त व्यंजन। और हम आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ कि हमेशा संयुक्त व्यंजन को हमेशा अलग करके लिख, वही व्यंजन नहीं, क्योंकि वह दो व्यंजन से मिलता है, तो हम उन दोनों व्यंजन को लिख देंगे अगर हम वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन कर रहे हैं। और इसमें हम बड़ा आ लगाएंगे। पुस्तक, तो आधा पा, छोटा ऊ, आधा सा, आधा ता। अब यहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ आधा सा और ता इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम ये ऐसे आधा नहीं लिख देंगे। अगर हम आधा लिखेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि और हम इसमें इसलिए आ के नहीं लगाने क्योंकि ये आधा है। अब आप जैसे कि अगर आप पुस्तक को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पुस्तक, तो आपको आ नहीं आएगा, आपको ता आएगा, फिर ता के बाद आ आएगा। अब यहाँ पे भी जैसे कि हमने ता और ता लिख दिया है और आ
फिर का, आधा का और आधा ता और अ। अब वृक्ष में भी हम आधा व और री लिखेंगे। हम इसमें इसकी मात्रा नहीं लगाएंगे, हम री लिखेंगे। री, आधा का, आधा शा और अ। अब आपने समझ लिया है। अब हम एक बार जैसे कि जन्नी, अब हम जन्नी का कैसे करेंगे। अब देखिए, आधा जा, आधा अ, ना, आधा ना, अ, आधा ना और ई। अब हमने यहाँ पे इसलिए अब आपने देख लिया है। अब आपको मुझे पता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार शब्द प्रकार देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों के उनके अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है या उनका शब्द प्रकार कहलाता है। आप ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं उनके अंत में जो वर्ण आता है वो उसका शब्द प्रकार बताता है। उसी से संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रकार पता चलता है। जैसे कि आगे देखते हैं, जैसे किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर यदि अंतिम वर्ण अ हो तो वह शब्द अकारांत होता है। मतलब अगर आप किसी भी शब्द में अगर छोटा आ रहा है तो वो अकारांत होगा। अब संस्कृत शब्दों के कुछ अन्य प्रकार, जैसे कि नर। अब नर में अब छोटा आ रहा है तो हम इसमें अकारांत लिखेंगे। अब लता में बड़ा आ रहा है तो हम बड़ा आ लिखेंगे। अब कवि में छोटी ई आ रहा है तो कवि, तुम इसमें इकारांत लिखेंगे, मतलब छोटी ई आएगी। नदी, अब नदी में बड़ी ई लिखी है तो हम इकारांत लिखेंगे। अब बड़ा ऊ होगा तो उसमें उकारांत होगा। अब अगर री होगा तो रीकारांत होगा। अगर लास्ट में ना आएगा तो नकारांत हो जाएगा, जैसे कि आप इन शब्दों में देख सकते हैं। अब ये देख लेते हैं, वर्ण विच्छेद का अंतिम वर्ण ही शब्द का प्रकार तय करता है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर किसी भी शब्द में जो अंतिम शब्द होगा वही उसका शब्द प्रकार बताएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।